Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Design and Analysis of Algorithms course in lecture number 26. पिछले लेक्चर में हमने एक्टिविटी सिलेक्शन एल्गोरिदम का डिस्कशन किया था और हमने कहा था कि ग्रीडी स्ट्रेटजी के हवाले से या ग्रीडी एल्गोरिदम्स की ये हमारी तीसरी एग्जांपल्स थी जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर की, जिसका हमने बैकग्राउंड मोटिवेशन यानी एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम का हमने सबसे पहले जायज़ा लिया कि उसकी बैकग्राउंड और उसकी मोटिवेशन क्या है। ये हमने डिटेल से पिछले लेक्चर में डिस्कस किया और बाद में हमने फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया यूजिंग द ग्रीडी एल्गोरिदम या ग्रीडी स्ट्रैटेजी। उसके बाद हमने उसका एक सूडो कोड यानी एल्गोरिदम फॉर्म देखी, फिर उसका हमने एनालिसिस किया और लास्ट हमने आपको एक एग्जांपल दी थी ग्राफिकल फॉर्म में और आपको दिखाया था कि ये एक्टिविटी स्केजुलिंग का जो मामला है ये कैसे सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने उस लेक्चर को बेहतर तौर पर समझ लिया होगा और उसके बारे में बुक में भी आपने उसको पढ़ा होगा। आज हम जो है एक नया टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे हमारे जो लेक्चर्स हैं वो काफ़ी हद तक इसी टॉपिक के गिर्द जो है वो चलेंगे और वो टॉपिक है ग्राफ्स। ग्राफ्स जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ना समझते हों, बल्कि आपके लिए कोई नई चीज़ हो। आप दूसरे जो फंडामेंटल कोर्सेज़ हैं जो मैथमेटिक्स के हवाले से, ग्राफिक्स के हवाले से, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पे आपने ग्राफ्स को डिटेल के साथ स्टडी किया होगा। इवन के डाटा स्ट्रक्चर्स में भी आपने इसके बारे में डिटेल के साथ डिस्कशन किया होगा। हम इस कोर्स में ग्राफ्स को डिटेल से देखेंगे, बल्कि स्टार्ट से ही इसको लेके चलेंगे आगे और फिर आगे चल के हमने ग्राफ से रिलेटेड जो रेलिवेंट एल्गोरिदम्स हैं उनको हम देखेंगे, उनका जायज़ा लेंगे, उनको समझेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे एंड सो फोर्थ। जहाँ तक ग्राफिक्स की बात है तो ग्राफ्स जो हैं वो हर फील्ड के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये ग्राफ बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वी बिगिन ए मेजर न्यू टॉपिक ग्राफ and graphs are important discrete structure because they are flexible mathematical model for many application programs। यानी कई एरियाज़ हैं या कई एप्लीकेशन एरियाज़ हैं जहाँ पे ये जो ग्राफ्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं और इसी वजह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी साबित होते हैं कि उन प्रॉब्लम्स को बड़े एफिशिएंटली ये सॉल्व कर जाते हैं। एनी टाइम देयर इज़ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी इन ग्राफ्स के अंदर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं एंड देयर सम द सॉर्ट ऑफ कनेक्शन और रिलेशनशिप और इंटरेक्शन विद द पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप होगा, उनके दरमियान इंटरेक्शन होगा, उनके दरमियान कोई ना कोई कनेक्शन होगा एंड ए ग्राफ इज़ ए गुड वे टू मॉडल दिस। यानी जहाँ पे हम ये बात करना चाह रहे हैं कि किसी प्रॉब्लम के अंदर या किसी एरिया के अंदर जिसके लिए हम ग्राफ बनाना चाहते हैं वहाँ पे आपको ये लगे कि काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और उन ऑब्जेक्ट्स का आपस में कोई ना कोई इंटरेक्शन है या रिलेशनशिप है, तो वो सिचुएशन जो है दैट इज़ गुड फॉर द ग्राफ्स। तो यहाँ पे हम उनको ग्राफ्स के ज़रिए मॉडल कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन द कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो मैंने जैसे अब कहा है कि एप्लीकेशन इसकी कौन कौन सी हैं। एक तो कंप्यूटर और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के अंदर जो है ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने नेटवर्किंग से रिलेटेड कोर्स पढ़ा है तो उसमें आपने मुख्तलिफ टोपोलॉजीज़, लेआउट्स, सर्किट्स और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं या टाइप्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन एंड सो फोर्थ, तो उसके लिए काफ़ी सारे आपने ग्राफ्स पढ़े भी होंगे, बल्कि वो ग्राफिक के ज़रिए आपको उस मॉडल को समझना या उस इन्वायरमेंट को समझना जो कि नेटवर्क के अंदर होती है वो काफ़ी आसान साबित होती है। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स यानी रोड्स वगैरह आपके, यानी तमाम जो रोड्स का स्ट्रक्चर है वो भी ग्राफ्स के ज़रिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है।
वेरी लार्ज स्केल यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो बनाए जाते हैं और उनके अंदर भी वो सारी उसकी मैपिंग ग्राफ्स के थ्रू होती है। आपने ये डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के अंदर पढ़ा होगा कि सर्किट की डिज़ाइनिंग के अंदर ज़्यादातर ग्राफ्स ही होते हैं जो कि उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। लॉजिक सर्किट्स की जैसे मैंने बात की है कि जहाँ पे ये गेट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, लॉजिकल गेट्स सर्किट्स के अंदर, वहाँ पे ग्राफ्स के ज़रिए जो मैपिंग है वो काफ़ी आसान हो जाती है। एंड सरफेस मैशेस एंड शेप्स डिस्क्रिप्शन इन द कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड GIS। अब मुख्तलिफ शेप्स वगैरह बनाई जाती हैं किसी मशीन को डिज़ाइन करने के लिए, किसी मैकेनिकल चीज़ को बनाने के लिए, या कोई गैजेट तैयार हो रहा है या कोई गाड़ी बन रही है, तो उसके लिए ग्राफ्स की शक्ल में उसको पहले मॉडल किया जाता है और फिर उसको समझा जाता है कि वो क्या चीज़ की जो रैशनल है वो क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। प्रोसीजरल प्रेसिडेंस कंस्ट्रेंट्स इन द स्केजुलिंग सिस्टम। अब जहाँ पे स्केजुलिंग का मामला होता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी आप देखा था आपने कि वो जो स्केजुलिंग एक्टिविटी स्केजुलिंग की प्रॉब्लम थी वो भी हमने डिस्कस की थी, तो वो भी एक स्केजुलिंग सिस्टम था। इसी तरह आप दूसरी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखें तो वहाँ पे प्रोसेसेस की स्केजुलिंग का सिस्टम होता है, वहाँ पे ग्राफ काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं एंड सो फोर्थ। तो अब हम इसकी बैकग्राउंड और इसकी मोटिवेशन तो काफ़ी देख चुके हैं। आगे हम अब ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं कि ग्राफ होता क्या है और डायरेक्टेड ग्राफ्स क्या होते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ्स को हम डी ग्राफ्स कहते हैं। ए ग्राफ G इज इक्वल टू V, E कंसिस्ट्स ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस, जिनको हम V कह रहे हैं या इनको हम नोड्स भी कह सकते हैं, एंड E इज़ ए बाइनरी रिलेशन ऑन द वर्टिसेस इज कॉल्ड एजेस। तो यहाँ पे मतलब एक वर्टिस है तो उस वर्टिक्स से जो कनेक्शन निकलेगा किसी दूसरी वर्टिक्स के साथ, तो वो बेसिकली बाइनरी रिलेशन हो सकता है दो वर्टिक्स के दरमियान, यानी एक एज अकेला तो नहीं होगा, जाहिर है एक एज दो वर्टिसेस को आपस में मिलाएगा, इसलिए उसको बाइनरी जो है वो रिलेशन कहलाएगा और उसको हम ई से ज़ाहिर कर रहे हैं। तो बेसिकली एक ग्राफ के अंदर सेट ऑफ वर्टिसेस होती हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग सेट ऑफ एजेस होते हैं, तो ये इसका मतलब ये है। ई इज़ ए सेट ऑफ पेयर्स फ्रॉम वी। अब वही बात कि ये जो एज है ये वी यानी पेयर्स में होगा, वही बात है कि एक एज को बेसिकली एक पेयर डिनोट करेगा और पेयर का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप उसमें एक एज से दूसरे एज तक मूव कर रहे हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक जाएंगे तो मतलब वो पॉइंट्स किसके साथ लगेंगे, वर्टिसेस के साथ लगेंगे, तो वो हमारा सेट ऑफ पेयर बनेगा। इफ़ द पेयर इज़ ऑर्डर्ड वी हैव टू द डायरेक्टेड ग्राफ। अब ये पेयर हमारे अगर तरतीब से हैं यानी ये पेयर जो है वो तरतीब से हैं, इनका मतलब ये है कि V1 से V2 तक एक एज है, V3 से इस तरह है, यानी आप ऐसे कह लें कि हम V1 से V2 तक जाते हैं, एरो का निशान होगा उस तरफ, V2 से V3 की तरफ जाते हैं, एरो का निशान होगा, V3 से हम V5 पे जाते हैं तो एरो का निशान होगा, यानी ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है और इस ऑर्डर्ड पेयर को हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। अनऑर्डर्ड पेयर वी हैव द अनडायरेक्टेड ग्राफ। इनके अंदर एरोज़ नहीं होते, यानी आपको V1 से V2 के साथ एक एज तो होगा लेकिन दोनों उसकी जो एजेस यानी कोने हैं वो वहाँ पे सिंपल लाइन होगी या सिंपली लाइन होगी, कनेक्टेड लाइन, तो वो बेसिकली अनऑर्डर्ड पेयर है, उसमें कोई तरतीब नहीं है, आप किसी वर्टेक्स से शुरू कर सकते हैं जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, तो उसमें कोई रुकावट नहीं होती क्योंकि उसमें एरोस हमें डायरेक्ट नहीं कर रहे होते, इसलिए उसको अनऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अब आपके सामने चंद ग्राफ्स आपके सामने एज ए एग्जांपल नज़र आ रहे हैं आपको। ये बेसिकली एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ में आप देखें कि जो वर्टिसेस हैं वो 4 हैं, 1 2 3 और 4। एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 एजेस हैं, और 1 और 3 के दरमियान देखें ये जो एज है ये अनऑर्डर्ड एज है, ये भी अनऑर्डर्ड एज है। तो ये सारे अनऑर्डर्ड एजेस हैं, क्यों?
क्योंकि ये अनपेयर है, यानी इनमें कोई पेयर नहीं है, ये कनेक्टेड तो हैं आपस में, लेकिन आप यहाँ से जहाँ मर्ज़ी चाहे जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये इसमें कोई डायरेक्शन नहीं आपको मिल रही। दूसरा जो है ये डायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें आप देखें कि मैंने मेंशन किया है एरोज़, ये पेयर्ड एजेस हैं, और यहाँ पे आप देखें ये डायरेक्शन दे रहे हैं मुझे कि 1 से आप या तो 3 पे जा सकते हैं, या आप 4 पे जा सकते हैं, या फिर आप 2 पे जा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप जो है 2 है तो 2 से आप इधर जा सकते हैं और ऊपर वापस आ सकते हैं, 3 पे नहीं जा सकते। तो ये एक मतलब इसमें डायरेक्शन का सबब बनता है, तो ये इसलिए इसको हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। यहाँ पे जो डायरेक्टेड ग्राफ सेल्फ लूप देख लें, बेसिकली अगर यहीं से हम दोबारा वापस इसी ही वर्टेक्स पे हैं तो मतलब ये सेल्फ लूप होता है, यानी यहीं पे आप घूमते रहेंगे। सर्किट कहते हैं इसको, ये सर्किट है हमारा। सर्किट बोलते हैं कि यहाँ से मैं 4 पे गया और वापस मैं 2 पे भी आ सकता हूँ, तो ये सर्किट भी इसको बोलते हैं। ये अब आपके सामने यहाँ ये है कि मल्टी ग्राफ इसको बोलते हैं। मल्टी ग्राफ में बेसिकली एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पे एक से ज़्यादा एजेस होते हैं, तो ये भी किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे। इंसिडेंट जो है वो यहाँ पे एजेस क्या होते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ we say the edge is incident on the vertex if the vertex is the end point of the edge of the vertex। यहाँ मिसाल के तौर पर E1 जो है वो वर्टेक्स 1, 2 का इंडिसेस बोलें या इंसिडेंट जो है वो है, क्योंकि ये आपका जो E1 है ये एक एज है और इन दोनों इस एज के जो 2 इंसिडेंट हैं वो 1 और 2 हैं। इसी तरह E3 के जो इंसिडेंट हैं वो 1 और 4 है, E4 के इंसिडेंट 2 और 4 हैं, एंड सो फोर्थ। तो ये इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे। दूसरा होता है कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होती है। इन द ग्राफ द मल्टी नंबर ऑफ एजेस कमिंग आउट फ्रॉम वर्टेक्स इज कॉल्ड आउट डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक नंबर ऑफ एजेस अगर किसी वर्टेक्स से बाहर आते हैं तो बेसिकली यानी आगे जाते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि द नंबर ऑफ एजेस कमिंग आउट ऑफ द वर्टेक्स इज कॉल्ड द आउट डिग्री ऑफ द वर्टेक्स। यानी एक वर्टेक्स 1 है, उससे आप जहाँ जहाँ जा सकते हैं तो उन एजेस को आप नंबर आउट कर लें तो वो हमारे आउट डिग्री एजेस हैं, यानी ठीक है। दूसरे होते हैं नंबर ऑफ एजेस कमिंग इन द वर्टेक्स, यानी कुछ ऐसे एजेस होंगे जो कि वर्टेक्स 1 के ऊपर लेके आएंगे आपको। एक तो हमने कहा है कि वहाँ से आगे जा रहे हैं, वो तो हमारे आउट डिग्री वर्टेक्स यानी एजेस कहलाते हैं। दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि कुछ एजेस ऐसे होंगे जो आपको वर्टेक्स 1 पे लेके आएंगे, तो ऐसे एजेस को हम बोलते हैं नंबर ऑफ एजेस को इन डिग्री बेसिकली। Undirected graph we just talk of the degree of the vertex, it is the number of edges incident of the vertex। अब यहाँ तो मतलब हमें इन दोनों में ये नज़र आया कि आप एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स या 2 उससे आप वापस आ सकते हैं, वो तो डायरेक्टेड ग्राफ में ऐसा होगा। अनडायरेक्टेड में तो यानी कई जगह से कनेक्शन हो रहा होता है, उसमें तो डायरेक्शन ही नहीं होती। तो उस केस में ये होगा कि हम फिर इंसिडेंट को देख के फ़ैसला करेंगे। मिसाल के तौर पर H1 जो है उसके कितने इंसिडेंट हैं, 2 हैं, 1 है, 3 है, एंड सो फोर्थ। तो हमने लास्ट वाले स्लाइड में देखा था कि इंसिडेंट कैसे ढूंढते हैं। एडजेसेंट वर्टिसेस ये हैं कि एक वर्टेक्स के साथ अगर कोई एज के ज़रिए आप किसी दूसरी वर्टेक्स उसके साथ कनेक्टेड है, यानी आप ऐसे समझ लें कि उनके बिल्कुल नेबर हैं, तो उसको हम एडजेसेंट वर्टिसेस कहते हैं। वर्टेक्स W इज़ एडजेसेंट टू द V। यहाँ पे देखिए 1 के साथ जो एसोसिएटेड है वो 1 का 2 भी एडजेसेंट है, 1 का 3 भी एडजेसेंट है, 1 का 4 भी एडजेसेंट है, बल्कि 2 का जो है वो 4 भी है, और 1 तो 2 का ऑलरेडी पहले हम देख चुके हैं। तो ये इस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। तो आगे चलते हैं। डिग्री ऑफ वर्टिस का क्या मतलब है। इन द डायरेक्टेड ग्राफ द नंबर ऑफ एजेस कमिंग आउट द वर्टेक्स इज कॉल्ड द, ये वही बात है इन डिग्री और आउट डिग्री वाली बात। मैं इसको अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बल्कि आप ऐसे कह लें कि ये मैंने दोबारा वही स्लाइड आपको दिखाई है।
यहाँ पे अब देखें कि इन और आउट मैंने एक एग्जांपल के ज़रिए आपको शो किए हैं। बेसिकली इसकी जो इन और आउट है वो हम कैलकुलेट करेंगे। इन बेसिकली इसकी 1 है और आउट जो है वो 3 है। मतलब इसका ये है कि यहाँ से हम दूसरी वर्टेक्स पे 3 एजेस के साथ जा रहे हैं, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। इसलिए इसकी जो आउट है वो 3 है। इन का मतलब है कि इस वर्टेक्स पे कितने एज आ रहे हैं, एक ही आ रहा है 4 से इधर, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इसी तरीके से 2 को आप देखेंगे तो 1 1 है, 2 एजेस हैं इसके साथ कनेक्टेड। इसी तरह 3 के साथ आप देखेंगे तो 3 के साथ 3 जो है वो तीनों इन ही हैं, यहाँ से आउट कोई नहीं हो रहा। 4 के साथ जो है एक इन है और 2 जो है वो आउट है। तो इस तरीके से इन और आउट डिग्री जो है वो हम फाइंड करते हैं। तो अब आगे जेनेरिकली हम इसको वाइंड अप करते हैं, यानी फॉर्मलाइजेशन इसकी अब करेंगे। डायरेक्टेड ग्राफ G इज़ इक्वल टू V, E। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इन डिग्री ऑफ द वर्टिसेस, summation of the in degree of vertices and summation of the out degree of the vertices is equal to the total number of edges। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हमें इन डिग्री का पता चल जाए और आउट डिग्री का पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो हो सकते हैं। बेसिकली इसको हम कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ E, यानी टोटल नंबर ऑफ सेट के अंदर भी कितने नंबर ऑफ एजेस हैं उसको हम यहाँ पे कार्डिनैलिटी कहते हैं। फॉर द अनडायरेक्टेड ग्राफ, अगर यानी ये तो था डायरेक्टेड ग्राफ के लिए, अगर तो अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो उसमें हम ये बोलते हैं कि टोटल समेशन यानी सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स, यानी टोटल डिग्री मालूम करते हैं वर्टेक्स की, और इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ E। यहाँ पे हम बेसिकली उसको 2 टाइम्स E ऑफ, मतलब ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है तो यहाँ से वो निकलेगी। यहाँ पे वही नंबर ऑफ एजेस हैं, तो ये भी अब क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो हम इन और आउट तो हम नहीं फाइंड करेंगे, बल्कि नंबर ऑफ एजेस जो है वो हमें एजेस की लेंथ से मिल जाएंगे। पाथ एंड साइकिल्स क्या होते हैं? पाथ इज़ द डायरेक्टेड ग्राफ इज़ द सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स, यानी एक डायरेक्टेड ग्राफ में हम एक पाथ देखना चाह रहे हैं तो उसमें कहने का मतलब है कि वो क्या तरतीब है वर्टिसेस की जो कि हमें एक एज से यानी एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती है। तो वो बेसिकली यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास V1, V0, V1 एंड Vk तक हमारे पास हैं, और यहाँ पे टोटल जो एजेस हैं Vi-1 टू द Vi। अब इसका मतलब ये है कि एक वर्टेक्स से हम शुरू जो हो रहे हैं तो आगे हम एजेस को जैसे जैसे देखते चले जाएंगे, यानी जहाँ भी हमने जाना है वहाँ उस एजेस के ज़रिए उस पाथ को ट्रेस करेंगे। द लेंथ ऑफ द पाथ इज़ इन द नंबर ऑफ एजेस के, यानी इसमें जो टोटल नंबर ऑफ लेंथ है एजेस की वो बेसिकली के बराबर होगी। के बुनियादी तौर पर हमारे पास यानी वर्टिसेस होती हैं। एंड द वर्टेक्स W इज़ रीचेबल फ्राम द वर्टेक्स U इज़ द पाथ फ्राम द U टू E। अगर फर्ज करें कि हम 2 वर्टेक्स लेते हैं W और U, अगर हमारे पास W से U तक का रास्ता मौजूद है, रास्ते का मतलब ये है कि हम W से V तक अगर W से U तक या U से W तक अगर हम जा सकते हैं तो उनके दरमियान जो पाथ होगा वो रीचेबल होगा, उसको हम रीचेबल कहते हैं। A path is a simple if all vertices except possible the first and last are distinct, तो वो हमारी distinct कहलाएगी। A cycle is the directed graph is a path containing at least one edge for the vertex V of 0 और is equal to V of k। यानी अगर साइकिल की हम बात कर रहे हैं, साइकिल वो पाथ होता है कि जिसमें कम से कम एक एज जो आपको ज़रूर होगा जो आपको वापस वहीं लेके आएगा जहाँ से आप शुरू हुए थे, तो वो एक साइकिल का काम करेगा। यहाँ पे अब एक और चीज़ है, ये हैमिल्टोनियन जो है वो साइकिल, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा मैथ में, हम भी इसके बारे में आगे एल्गोरिथम स्टडी करेंगे। दिस साइकिल दैट विजिट द एवरी वर्टेक्स इन ए ग्राफ एक्जैक्टली वंस, मतलब इसका ये जो हमारा हैमिल्टोनियन
साइकिल है, इसका मतलब ये है कि ग्राफ के अंदर जितनी वर्टिसेस हैं उन सब को कम से कम एक बार आपने ज़रूर विज़िट करना है। तो अगर तो ऐसा साइकिल मौजूद है उसमें कि आप उन सारी वर्टिसेस को ट्रेस करके या विज़िट करके ही वो साइकिल मुकम्मल करेंगे, तो उस साइकिल को हम हैमिल्टोनियन साइकिल कहते हैं। ये नहीं है कि फ़र्ज़ करें एक ग्राफ में 5 वर्टिक्स हैं लेकिन साइकिल सिर्फ 3 के साथ बन रहा है, 2 के साथ है ही नहीं, तो वो हमारा हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं होगा। बेसिकली ग्राफ में हैमिल्टोनियन साइकिल वो होगा जिसमें वो 5 की 5 वर्टिसेस को विज़िट किया जाएगा एक साइकिल के अंदर, तो तब जो है वो हैमिल्टोनियन साइकिल हो सकता है। दूसरा होता है एलोरियन जो है वो साइकिल दैट विज़िट एवरी एज ऑफ ग्राफ एग्जैक्टली वंस। हैमिल्टोनियन साइकिल में तो हम वर्टिसेस की बात करते हैं कि हमने एक एक बार सारी वर्टिसेस को विज़िट करना है, जबकि एलोरियन जो है उसमें एलर यानी एलर साहब थे, उन्होंने बनाया था, उनका नाम है ये, ऐसे समझ लें। तो इसमें हम एजेस की बात करते हैं, यानी एज जो है वो कितनी टाइम रिमूव होगा। यहाँ पे अब हम इस ग्राफ में साइकिल जो है फाइंड करते हैं, तो एक तो यहाँ पे आपको साइकिल पहला नज़र आ रहा है कि यहाँ से हम 1 से 3 वर्टिक्स पे गए, 3 से 4 पे गए, 4 से फिर हम 2 पे गए, यानी यहाँ पे आप 1 पे जाएंगे, फिर जो है यहाँ से 2 पे जाएं और फिर इधर आएँ, फिर ये देखें ये एक साइकिल आपको ये नज़र आ रहा है। इसी तरह 1 से 3, यहाँ से 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, फिर 4 से 1, फिर ये इस तरह भी आप साइकिल ढूंढ सकते हैं। इसमें एक साइकिल यहाँ 1 से 2 और फिर 2 से 1 जो है वो होगा, वो इस तरह बनेगा कि आप 1 पे 2 पे जाएंगे, फिर 2 से यहाँ से 3 पे आएंगे और फिर इस तरह करते हुए 1 पे वापस आ जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ साइकिल्स जो हैं वो इस ग्राफ में आपको नज़र आ रहे हैं। ए ग्राफ इज़ सेड टू बी द एसिक्लिक इज़ सेड टू बी द कंटेन्स नो साइकिल, यानी किसी ग्राफ में अगर कोई साइकिल नहीं है तो उसको हम एसिक्लिक ग्राफ कहते हैं। एंड ए ग्राफ इज़ कनेक्टेड इफ़ एवरी वर्टिक्स कैन रीच एवरी अदर वर्टिक्स। तो ऐसा ग्राफ जिसमें यानी तमाम वर्टिक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों तो उसको हम कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। और कनेक्टेड ग्राफ का मतलब यहाँ पे यही है कि अगर 5 वर्टिक्स हैं उस ग्राफ में तो सारी एक दूसरे के साथ अटैच होंगी। ए ग्राफ दैट इज़ द एसिक्लिक कॉल्ड द डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ, यानी अगर तो कोई ग्राफ है, अगर वो एसिक्लिक ग्राफ है यानी डायरेक्टेड ग्राफ भी है और उसमें कोई साइकिल नहीं है तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट एसिक्लिक ग्राफ, दैट इज़ द डैग। तो उसको हम डैग यहाँ पे लिखते हैं। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ग्राफ को हम कंप्यूटर के अंदर जो है प्रोग्रामिंग में ख़ास तौर पे 2 तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती है और दूसरा एडजेसेंसी लिस्ट जो है होती है। अब इन दोनों के बारे में आपने डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में पढ़ा होगा और किस तरह यूज़ करते हैं। बेसिकली होती तो अरे है, उसी की 2 डायमेंशनल अरे बनाते हैं हम, और एडजेसेंसी लिस्ट में लिंक लिस्ट जो है वो इस्तेमाल करके हम ये ग्राफ स्टोर करते हैं। लेट जी इज़ इक्वल टू वी कॉमा ई बी ए ग्राफ विद एन इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी एंड लेट ई इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई। यहाँ पे एक ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं हम कि उसमें टोटल नंबर ऑफ़ वर्टिसेस जो हैं वो n के बराबर हम कह रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ़ एजेस जो हैं वो e के बराबर हम कर रहे हैं। वी विल अज्यूम दैट द वर्टिसेस ऑफ g आर इंडेक्सड, तो यहाँ पे 1 2 एंड अप टू द n। तो इस तरीके से हम यानी वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ एजेस e से वेरिएबल बना लें, उसका टोटल नंबर ऑफ़ वर्टिसेस के लिए n वेरिएबल बना लें और फिर उनके जो वर्टिसेस के इंडेक्स बनाएंगे 1 2 3 अप टू द n तक जो है वो इस तरह जाएंगे। इनको मैं यहाँ शॉर्टली जो है वो आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी वो n बाय n की बनेगी। इसमें हम कह रहे हैं कि जो हमारी v है इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड w इज़ लेस दैन इक्वल टू n। तो यहाँ पे यानी वर्टिसेस हमारी एक या एक से ज़्यादा होंगी और w हमारे जो एजेस हैं वो हमारे n से कम होंगे या n के बराबर होंगे। तो हम इसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर a ऑफ v कॉमा w कह रहे हैं। तो ये वर्टिसेस हैं, ये w एजेस हमने यहाँ पे रख दी हैं।
तो यहाँ उसके बाद इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अभी एक रिलेशन बन गया है। रिलेशन में हम ये कह रहे हैं अगर तो हमारे ये इफ़ v, w इज़ इन e, तो हम उसको 1 एलोकेट कर देंगे, अदरवाइज़ e। मतलब कहने का ये है कि दो वर्टिसेस हैं हमारे पास, एक v है और एक है हमारे पास w। अगर उनके दरमियान एज है तो हम उस मैट्रिक्स के सेल में 1 लिख देंगे, अदरवाइज़ वहाँ पे 0 लिख देंगे। तो 0 का मतलब ये है कि उन दो वर्टिक्स के दरमियान, यानी एक v है और एक w है, इन दोनों के दरमियान अगर एज नहीं है तो फिर वहाँ पे 0 लिख दिया जाएगा, यानी उस अरे के उस सेल के अंदर, इंडेक्स के अंदर। अदरवाइज़ वहाँ पे 1 होंगे अगर उनके दरमियान एज है। एडजेसेंसी लिस्ट क्योंकि लिंक लिस्ट के ज़रिए बनती है, उसमें पॉइंटर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे हम एक अरे बनाएंगे, अरे ऑफ पॉइंटर्स, और उस अरे ऑफ पॉइंटर्स में यहाँ पे हम बात करेंगे कि v वर्टिसेस हमारे पास 1 से बड़ी हैं या उसके बराबर हैं और n से छोटी हैं, तो वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिस्ट जो बनेगी वो बेसिकली पॉइंट कर रही होगी वर्टिसेस को। फ़र्ज़ करें वर्टिक्स 1 जो है वो वर्टिक्स 5 के साथ अटैच है, तो इस v का जो पॉइंट है वो उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, या कहने का इन लिंक लिस्ट के एक नोड के अंदर जो वर्टिक्स इसके साथ अटैच होगी उसका एड्रेस जो है वो पड़ा होगा। अब इन दोनों की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लें। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये ग्राफ है। इस ग्राफ में देखें हमारे पास 1 और 2 वर्टिक्स है। अब 1 और 2 के दरमियान देखें एज मौजूद है, तो यहाँ पे 1 हमारे पास ये है और 2 जो है ये देखें 1 और 2 के दरमियान मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। 1 और 1 के दरमियान में भी एज है, ये सेल्फ लूप जो लगा हुआ है इसमें देखें ये 1 लिख दिया इसकी जगह। और इसके अलावा 1 और 3 के दरमियान भी एज है, तो यहाँ पे है। 2 और 1 के दरमियान कोई एज नहीं है क्योंकि देखें 2 से हम 1 पे नहीं जा सकते। इसी तरह 2 से 2 पे कोई लूप भी नहीं है। 2 से 3 पे अलबत्ता यहाँ पे एक एज है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। 3 से 1 पे भी जो है जाने के लिए हमारे पास कोई एज नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो उससे आप इसकी डायरेक्शन के ज़रिए चलेंगे। ऑन द अदर हैंड एडजेसेंसी लिस्ट अगर आप देखें तो 1 जो हमारा ये नोड है ये किस किस के साथ कनेक्ट है, 2 के साथ है, 3 के साथ है। तो अब आप देखें कि इस नोड के साथ यानी 1 के साथ मैंने 2 को जोड़ दिया और फिर 3 को जोड़ दिया, और 3 को मैंने यहाँ पे नल पॉइंटर के ज़रिए क्रॉस कर दिया। इसी तरह 2 जो है वो 3 के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ उसको इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। 3 जो है वो 2 के साथ कनेक्ट है, तो उसको मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये आपकी लिंक लिस्ट बन गई, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। तो दोनों रिप्रेजेंटेशन ये पहले आपने डाटा स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट की होंगी, यहाँ पे सिर्फ उनको हम एक दोबारा देखने के लिए, ताकि वो आप इसको देख सकें प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे। एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए अगर टाइम जो रिक्वायर्ड है वो n² बनता है, थीटा n², और जो आपकी एडजेसेंसी लिस्ट है वो बनेगा टाइम n+e। तो दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा फास्ट है। आगे शॉर्टेस्ट पाथ हमारा टॉपिक है, इस लेक्चर से हम शुरू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके चलेंगे इसको। टू मोटिवेट आवर द फर्स्ट एल्गोरिदम द शॉर्टेस्ट पाथ, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। वी आर गिवन द अनडायरेक्टेड ग्राफ g is equal to v, e and the source vertex s into v, the length of the path in the graph, the number of edges on the path। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ जो वर्टिसेस हैं और उनके दरमियान ज़ाहिर है कुछ एजेस लगे हुए हैं, नंबर ऑफ एजेस, तो हम उनके अंदर जो एजेस को मूव करके एक वर्टिक्स से दूसरी वर्टिक्स पे जाते हैं, दूसरी से तीसरी पे जाते हैं, तो हमने उसमें से शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने हैं बेसिकली, यानी जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट पाथ होगा, यानी कम से कम हम उस ग्राफ विज़िट कर लें, यानी हमें कम से कम एजेस को ट्रैवर्स करना पड़े या विज़िट करना पड़े, तो वो हम इस एल्गोरिदम में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे फॉर ईच वर्टेक्स v into v, capital V, we will store the d of v which is the distance, the length of the shortest path। यहाँ पे हम एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, आप इसको अरे कह लें अगर प्रोग्रामिंग में हम करेंगे,
तो यहाँ पे डी ऑफ वी की बात हो रही है, तो इसमें हम कह रहे हैं कि टोटल जो डिस्टेंस है वो हम कितना होगा एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाएं, यानी एस से ये सोर्स से आपने एक और वर्टेक्स पे जाना है, तो इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसको हम यहाँ पे डी ऑफ वी कहेंगे। दूसरा कि सोर्स से डी ऑफ सोर्स, यानी सोर्स से डिस्टेंस कितना बनेगा, वो ज़ीरो ही बनेगा, क्योंकि वहाँ से अगर हमने कहीं नहीं जाना, वहीं सोर्स पे ही रहना है, तो उस केस में हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं ज़ीरो से। एंड वी विल आल्सो ए प्रीडिसेसर और पेरेंट। अब यहाँ पे आप देखें कि जब आप एक नोड से विज़िट करके किसी दूसरे नोड पे जाएंगे, तो उस जिस नोड से आप आए हैं वो अब हमारा सोर्स तो नहीं रहा, सोर्स हमारा वो नेक्स्ट होगा जहाँ पे हम इस वक्त आ गए हैं। वो जो हमारा पहले वाला नोड था, जो पहले सोर्स था, वो हमारा प्रीडिसेसर बन जाएगा, या उसको आप पेरेंट कह सकते हैं। उसको हम पाई ऑफ वी से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो अगर हमने कोई विज़िट नहीं किया सोर्स से, तो उस केस में हमारा ये जो पाई ऑफ एस है वो नील है, यानी हम सोर्स पे इस वक्त हैं और हमने अभी तक ग्राफ को विज़िट नहीं किया, तो उस केस में हमारे पास ये जो पाई ऑफ एस है ये नील ही होगा जब तक हम आगे दूसरे नोड तक नहीं जाते। जब हम अगले दूसरे नोड पे गए तो फिर इसका जो प्रीडिसेसर है, ये जो पहले वाला नोड है वो बन जाएगा, वहाँ से फिर आगे मूव करते जाएंगे तो ये प्रीडिसेसर जो है ये भी मूव करेगा। देयर इज़ ए सिंपल ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजी फॉर कंप्यूटिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। अब सबसे पहले हम अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि इसकी जो ब्रूट फोर्स टेक्निक है उसके ज़रिए हम कैसे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं, और फिर आगे चल के हम इसके जो मज़ीद एल्गोरिदम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, जिसमें ग्रीडी स्ट्रेटजी के हवाले से भी कुछ आएंगे, डायनेमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड भी कुछ आएंगे, और दोनों को हम काफ़ी डिटेल से पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूं मैं, और अगले लेक्चर तक जो है वो आपने इस टॉपिक को अपनी बुक से पढ़ लेना है। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।